Bismillahirrahmanirrahim. Okay. This is our lecture number 4, and today we are going to discuss specifically only the CPU at Mega 328. उसका जो ठीक है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पूरा जो है ना वो जो उसके साथ साथ उसके पेरिफेरल्स भी डिस्कस किए थे जो एवीआर पूरे का आर्किटेक्चर। सबसे पहले हमने देखा एम्बेडेड सिस्टम्स क्या है, उसके बाद हमने जो है ना वो आके देखा कि अच्छा जी उसमें आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर क्या कुछ होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अच्छा जी आर्डुइनो बोर्ड के ऊपर कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है, वो एवीआर था। फिर हमने उस एवीआर की कंप्लीट डिटेल देखी कि अच्छा हर चीज का मतलब क्या, उसकी स्पेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके साथ फिर हमने जो है ना वो उसके इंटरनल आर्किटेक्चर देखा। आज हमारा फोकस होगा कि जी सिर्फ उसके अंदर जो सीपीयू जो इंटेलिजेंट पार्ट है जो कि एक्चुअली कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है वो क्या है, और उसका जो स्टार्ट होगा दैट स्टार्ट शुड इंशाल्लाह साउंड इंटरेस्टिंग टू यू, बिकॉज मैं आपको एक सिंपल माइक्रो प्रोसेसर कैसे डिजाइन होता है इससे जरा वो लेकर चलूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार माइक्रो प्रोसेसर को चलने के लिए चाहिए क्या। So that's what we are going to look for. Okay. So just as a reminder, the processor is a computer's brain. This is but nothing fancy about it. It allows the processing of numeric data. ठीक है जी। So जो भी इंफॉर्मेशन इसको बाइनरी फॉर्म में दी जाती है और उसको मैनिपुलेट करने के लिए उसको कुछ उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी बिल्ड की जाती है, तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। लेट्स से दो नंबर्स को ऐड कर सकता है, एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले सकता है, ठीक है जी। और मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकता है, मेमोरी से डेटा फेच कर सकता है, ठीक है। इस तरह की ये काम जो है ना वो कर सकता है। So first microprocessor was Intel 4004 and it was invented in 1971. 4-bit calculation device था with a speed of 108 kilohertz. Since then microprocessor जो है obviously उसकी अब जो हम देखते हैं 64-bit processor जो नॉर्मल इस लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है, इट्स अ वेरी हेवी ड्यूटी प्रोसेसर। अब अगर आज के जमाने के लैपटॉप के कंप्यूटर को देखें के प्रोसेसर को देखें तो ये जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तो उस जमाने का जो सुपर कंप्यूटर होगा उसके बराबर, बल्कि शायद उससे कंप्यूटेशनली ज्यादा जो है ना वो एडवांस्ड हो, और इसको मैनिपुलेट करना जो है ना वो इज रिलेटिवली इजी। So the general block diagram of a CPU is like this. CPU जो है it consists of ALU arithmetic logic unit जहाँ पे के computations perform होती है, और control unit जिसका काम ये है कि क्या काम करना है और कहाँ से जो है ना वो information लेके उसके काम करना है। Other than that, it has input peripherals, output peripherals and main memory. ठीक है जी, main memory में जो है ना वो इसका प्रोग्राम पड़ा होता है जहाँ से ये प्रोग्राम को fetch करके जो है ना वो लेकर आता है, ठीक है जी। अब माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के केस में फर्क ये है कि माइक्रो प्रोसेसर के केस में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ना वो साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे पड़े हुए हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं, वहां से फेच किए जाते हैं इनटू द रैम विच इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी, और वहां पे परफॉर्म। ऑन दी अदर हैंड माइक्रो कंट्रोलर के केस में ये जो प्रोग्राम है चूंकि वो एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो वो एक ही प्रोग्राम उसकी फ्लैश मेमोरी में पड़ा होता है, यानी एक ऐसी मेमोरी जो कि नॉन इरेजेबल है, पावर ऑफ करने से उसकी जो है ना वो जो प्रोग्राम है वो खत्म नहीं होता, ठीक है जी। और सिर्फ जो डेटा यानी जो वेरिएबल्स वगैरह उसमें क्रिएट करने हैं वो डेटा मेमोरी में क्रिएट किए जाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी मींस रैम, in terms of CPU, in terms of microcontroller, the main memory actually means your program memory, जहां से कि instructions आ, ठीक है। मकसद यही है, दोनों से instructions ही आती हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के केस में फर्क। ओके, सो मेजर कंपोनेंट्स प्रोसेसर के अंदर क्या है। सबसे पहले आपको एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट चाहिए जो कि नंबर्स जो कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। Then you need a program counter, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन सीपीयू में लोड करना।
देन यू नीड एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसके अंदर जो है ना वो मेमोरी से उठ के इंस्ट्रक्शन आएगी और फिर सीपीयू को फीड होगी और वो सीपीयू परफॉर्म करेगा। देन यू नीड डेटा रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन जो कोई एक्शन करना है वो किसी डेटा के ऊपर करना है तो वो डेटा रजिस्टर से आएगा। देन यू नीड कंट्रोल यूनिट जो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। और इस सब को जो चीज टाई अप करेगी किस वक्त क्या काम करना है, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, दैट इज योर इंस्ट्रक्शन। सो ये जो दिस लेक्चर इज मोर अबाउट कि इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होती है और इंस्ट्रक्शन डिजाइन कैसे होती है, दैट्स व्हाई। एंड देन सर्टेन फ्लैग्स किस लिए, टू गिव सम यूजफुल इंफॉर्मेशन कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है या इस ऑपरेशन में लेट्स से कि कोई एरर आ गया है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन देने के लिए फ्लैग्स का एक पूरा सीक्वेंस होता है। ये फ्लैग रजिस्टर के अंदर होते हैं या फ्लैग रजिस्टर होता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज हम उसको दोबारा देखेंगे। एक स्टेटस रजिस्टर जो है वो होता है, ठीक है जी। तो वो स्टेटस रजिस्टर के अंदर हर बिट का एक मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा स्पेसिफिकेशंस डिसाइड कर लेते हैं कि हमने जो माइक्रो कंट्रोलर बनाना है ना वो किस टाइप का। सो रिस्क आर्किटेक्चर होगा, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो उसका जो मेन फर्क है फ्रॉम द सिस वो ये है कि इट हैज जो ना वो सिंपलर एंड इट हैज अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट एंड इट हैज सिंपलर इंस्ट्रक्शंस ऑल ऑफ व्हिच एग्जीक्यूट इन वन साइकिल। और उसकी एक वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वाज कि बेसिकली जो रिस्क है, रिस्क जो है वो हमेशा सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करता है उस डेटा के ऊपर जो डेटा रजिस्टर्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। डायरेक्टली मेमोरी से फेच करके ला के वो कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करता, ना वो डायरेक्टली डेटा उठा के फिर जो ना वो जाके ना वो उस तरह से मेमोरी के अंदर कोई यानी कि ऑपरेशन करने के लिए हमेशा मेमोरी से डेटा हैज टू बी फर्स्ट लोडेड इनटू द इंटरनल रजिस्टर्स। सो रिस्क आर्किटेक्चर होगा, 32 बिट का रजिस्टर होगा। इसका मतलब ALU भी 32 बिट के साइज का होगा कि वो 32 बिट की दो ऑपरेंड्स ले और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम उसे ऐड की कैपेबिलिटी देते हैं तो वो 32 बिट ऐड करेगा, इट कैन बिकम 33 बिट्स। 32 बिट का जो है ना वो सम आ जाता है और वन जो है ना बिट जो है ना वो कैरी में चली जाती है। इट विल हैव इंटरनल मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होंगी, और डेटा मेमोरी जहां पे कि वो डेटा होगा जो कि जो ना वो इंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। सो इस बेसिक सी, अब ये दिस बहुत बेसिक वो है, और ये मैं इस प्रोसेस से आपको इसलिए गुजार रहा हूँ। इनफैक्ट ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन का मेरा ये डिजिटल डिजाइन का लेक्चर है। वहां पे एम ये होता है कि वहां पे ये एक्चुअली क्रिएट करते हैं, वहां पे वेरीलॉग में ये क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू क्रिएट दिस, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट कैसे है। अच्छा, अब मेमोरी का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होगी। एक प्रोग्राम मेमोरी होगी जहां पे इंस्ट्रक्शंस पड़ी होगी, एक डेटा मेमोरी होगी जहां पे कि ये ना वो डेटा जो कि यूज करना पड़ सकता है इनटू इन द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, वो पड़ा हुआ होगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इन टर्म्स ऑफ ये ना वो माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्राम मेमोरी तो क्लियर है जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस आती हैं। डेटा मेमोरी इज रैम, रैम जिसमें कि आपका जो है ना वो वेरिएबल्स वगैरह जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं और आप टेम्परेरी डेटा जहाँ पे स्टोर। उसके अलावा एक होता है लुकअप डेटा, लुकअप टेबल्स, उसके लिए एक और मेमोरी होती है विच इज डबल EEPROM। उसके लिए एक और मेमोरी होती है विच इज डबल EEPROM। सो अभी हम इसमें डबल EEPROM का जिक्र नहीं कर रहे, अभी हम ये कर, और हम कह रहे हैं कि 32 इसमें रजिस्टर्स होंगे, हर एक का साइज 32 बिट होगा। ठीक है जी। लेट्स मूव अहेड। अब हम स्पेसिफिकेशंस में ही जाके ये बात करते हैं कि ALU जो है उसके अंदर जो है ना वो दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस होंगी, यानी इसके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस होंगी, एक ALU से रिलेटेड, एक मेमोरी से रिलेटेड। ALU रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, ऐड,
सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि असेंबली कैसे डिजाइन होती है। जो जो फीचर्स आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को देना चाहते हैं, आप वो इंस्ट्रक्शंस पूरी की पूरी लिस्ट करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एएलयू की कौन सी है, मेमोरी की कौन सी है, वगैरह वगैरह। आगे चल के हम देखेंगे कि एक्मेगा C28 में कितनी। यस, सो ऐड R1 R2 R3, ये रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3, क्योंकि हमने कहा कि ये रिस्क आर्किटेक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्स के ऊपर परफॉर्म करता है। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, नैंड, बिटवाइज नैंड, ठीक है जी। ये ऑपरेशन, ये चार ऑपरेशन एएलयू के परफॉर्म करते हैं। दो ऑपरेशन मेमोरी के परफॉर्म करते हैं, लोड वर्ड एंड स्टोर वर्ड, ठीक है जी। और लोड वर्ड और स्टोर वर्ड में फर्क क्या है, R1 एड्रेस और स्टोर वर्ड में एड्रेस R1। अब कन्वेंशन क्या है, डेस्टिनेशन फर्स्ट। डेस्टिनेशन फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि ऐड के बाद जो पहला रजिस्टर है वहां पे रिजल्ट आके स्टोर होगा। ऐड R1 R2 R3 का मतलब ये है कि R2 और R3 में जो डेटा मौजूद है उसको लो, ऐड करो, उठा के R1 में जरा स्टोर कर। लोड वर्ड R1 एड्रेस का मतलब ये है कि मेमोरी के फलाने एड्रेस से डेटा लो और R1 में स्टोर कर। और स्टोर वन में R1 से डेटा लो, मेमोरी की फलानी लोकेशन पे स्टोर कर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसको कि हम असेंबली के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एंड विल सी कि ये जो है वो काम करता है कि नहीं करता। ऑपरेशन है बड़ा सिंपल सा, A इज इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाई बाई D, मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेट्स राइट इट इन जो है ना वो असेंबली। और हम सपोज करते हैं कि जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो ऑपरेटर जो के ऊपर जो ऑपरेंड्स B C and D, दे आर रिजाइडिंग इन द मेमोरी लोकेशन 0 1 and 2। तो सबसे पहले क्या होगा कि B को लोड करेंगे, क्योंकि एक ब्रैकेट लगी हुई है, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, B प्लस C का। तो हम जो है ना वो लोड वर्ड करेंगे R0, मतलब 0th मेमोरी लोकेशन से जो कुछ भी पड़ा हुआ है वहां पे उठाओ और उसको R0 में लोड कर दो। उसके बाद फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में C पड़ा हुआ है, वहां से C को उठाओ और R1 में लोड कर दो। और उसके बाद सेकेंड मेमोरी लोकेशन के ऊपर D पड़ा हुआ है, उसको उठाओ और R2 में लोड कर दो। ये कमेंट्स है, ये कमेंट्स है, ये कमेंट्स आप लिखेंगे भी तो इसको असेंबलर आपका जो है वो इग्नोर कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे, पहले हमने उठाना है डेटा किसका, B और C का, और उसको ऐड कर देना। तो ऐड R0, R0, R, यानी R0 और R1 में जो कुछ है उसको उठाओ, ऐड करो और रिजल्ट को R0 में दोबारा स्टोर कर दो। उसके बाद मल्टीप्लाई करो R0 को और R2 को और स्टोर कर दो R0 में। उसके बाद क्या करो, R0 को उठाओ, 0th मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा हाँ, अब आप ये देखिए कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप इस तरह से असेंबली में देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको फिर माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा समझ आता है। और ये एक दफा समझना होता है जिंदगी में, बार बार ना समझने की जरूरत है। बार बार आप हमेशा हाई लेवल पे ही काम करते हैं, एक ही दफा समझ। अच्छा, so the program is stored as machine code in program memory and executed serially। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी है आपकी, तो ये चली जाएगी कहाँ पे, प्रोग्राम मेमोरी में। ओके, अब आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इस असेंबली को तो समझता ही नहीं है, वो तो LW, उसको नहीं पता कि LW क्या है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस को कोई बाइनरी कोड असाइन करना है, बिकॉज वो क्या कर सकता है, वो बाइनरी कोड की बेसिस के ऊपर आप उसे डिकोड कर सकते हैं। अगर आप एक कोड लगा दें, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई थी डिकोडर,
डिकोडर आगे से ये कर सकता है कि किसी ऑपरेशन को इनेबल या डिसेबल कर सकता है, ठीक है। सो आपको याद होगा कि वी हैड डिजिटल लॉजिक में n क्रॉस 2 रेज टू पावर n डिकोडर होता था। सो क्या है कि मैं यहां पे n दे देता हूं। सो यहां पे मैं सॉरी ये ज्यादा दे दिए हैं। तो सपोज कि 2 बिट की मेरी इंस्ट्रक्शन का कोड है, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ठीक है जी। सपोज मेरी एक ये इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इस पिन का मतलब है ऐड, सपोज इस पिन का मतलब है सब्ट्रैक्ट, सपोज इस पिन का मतलब है मल्टीप्लाई, और सपोज इस पिन का मतलब है नेट, ठीक है। होगा क्या कि यहां पे ALU पड़ा हुआ हो, ठीक है जी। ALU के साथ जाके ये सारी बिट्स जो है ना वो यहाँ पे जुड़ रही है इस तरह से। अब इनमें से सपोज कि ऐड का जो बाइनरी कोड था वो था 00, तो जब 00 आएगा, जब यहाँ पे 00 आएगा तो ये वाला जो पिन है ये हाई हो जाएगी। जब ये हाई हो जाएगी तो ये ALU को बताएगी कि इस पिन से रिलेटेड जो ऑपरेशन है वो कर दो। अंदर जो सर्किट होगा वो सर्किट ये बात समझता है कि 1 का मतलब है इस पिन पे 1 आने का मतलब है कि मैंने 2 नंबर्स को ऐड कर। नंबर्स कहां से लाने हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो दैट मीन्स कि एन एसेंशियल पार्ट इन माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन इज कि आप उसकी पहले तो असेंबली में इंस्ट्रक्शंस जो ना वो नोट करते हैं कि इसको इसमें क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। वो कैपेबिलिटी फिर देने के लिए आप उसके बाद उसका बाइनरी कोड डिसाइड करते हैं। दैट बाइनरी कोड इज नोन एज ऑप कोड, ऑप कोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। ये जो हम डेटा देते हैं ये यहाँ पे जाके इसको डेटा मेमोरी के अंदर पहले जाते हैं। नहीं, ये जो ना ये जो डेटा है इस वक्त तो हमने कहा ना कि मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो वो मेमोरी से निकाल के रजिस्टर्स में लेकर आता है। डेटा मेमोरी से रजिस्टर्स में लेकर आता है, रैम में पड़ा, ठीक है जी। अच्छा, नाउ it is necessary to encode the assembly instructions so that the processor can understand it। अभी तो उसे पता ही नहीं है कि भाई मैंने, वो तो बाइनरी समझता है, वो तो लोड वर्ड कुछ भी नहीं समझता। तो हम कह देते हैं कि सपोज मेरी जो इंस्ट्रक्शन ऐड है उसको मैं डेसिमल में नंबर देता रहता हूँ। वो 0 है, सब्ट्रैक्ट 1 है, मल्टीप्लाई 2 है, एंड 3 है, लोड वर्ड 4 है, जनरल स्टोर वर्ड 5 है। टोटल मेरे पास 6 इंस्ट्रक्शन। अब 6 इंस्ट्रक्शन को जिस तरह मैंने कहा कि हमें बेसिकली एक डिकोडर के थ्रू ALU को बताना होता है कि ऑपरेशन क्या कर परफॉर्म करना है। सो मुझे अब अगर 6 इंस्ट्रक्शंस का वाला डिकोडर चाहिए तो कितने बिट में मैं इसको एनकोड करूंगा तो 6 इंस्ट्रक्शंस का वाला डिकोडर बनेगा। इट इज n क्रॉस 2 रेज़ टू पावर n डिकोडर। तो सादे अल्फाज में अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो मेरा काम हो जाएगा। 8 में से मैं 6 जो है वो इंस्ट्रक्शंस यूज कर लूंगा, 2 मेरी अनयूज्ड होंगी। तो इसका मतलब है हर इंस्ट्रक्शन को 3 बिट बाइनरी में एनकोड कर। कैसे कर दूं कि अब ऐड जो है वो 000 है, सब्ट्रैक्ट जो है वो 001 है, ठीक है। सो अगर आप इनकी लिखें, सो दिस इज 000 001 001 100 एंड 10, ठीक है जी। ये इनका बाइनरी कोड है। अब ये डिकोडर जो लगा हुआ होगा, डिकोडर विल बी अ 3 क्रॉस 8 डिकोडर। जब इसके ऊपर 010 जाएगा विच मीन्स ट्रू वाला ये, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ALU जो है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये है कि मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी।
तो ALU जब डिजाइन किया जाता है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है? अब तो ALU भी सॉफ्टवेयर में डिजाइन होता है ना, वेरिलॉग में डिजाइन होता है, तो वहां पे एक स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं, स्विच, ठीक है जी, और जो ना वो इंस्ट्रक्शन कोड, और उसकी बेसिस के ऊपर जो ना वो कहते हैं कि अच्छा जी केस 0, कि अगर 0 आया तो क्या करो, ऐड कर दो, उसके पास ऑपरेंड्स ऑलरेडी मौजूद है, उसे कहो कि जी R1 इज इक्वल टू या R0 इज इक्वल टू R0 प्लस R1, तो ये कर, अगर केस 1 आया तो फिर सब्ट्रैक्ट करना है, R0 इज इक्वल टू R0 माइनस R1। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, इंटरनली फिर ये उसका इस तरह का आर्किटेक्चर क्रिएट कर देगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर इस तरीके से बिहेव करेगा। सर ये वही चीज जनरेट करता है ना, जैसा हम कोडिंग करते हैं ना, क्या कोडिंग है जी, बिल्कुल ऐसा ये बस हमें अंडरस्टैंड ये वर्ड का मतलब मैंने ये वर्ड रिस्पॉन्ड जी करना ये जी ऐसे। हम अब सिर्फ ये है कि अब हम उसको हार्डवेयर से रिलेट कर, इससे पहले हम अगर कैलकुलेटर बनाते थे तो वो सॉफ्टवेयर में बनाते थे, अब हम उसको हार्डवेयर में बनाते हैं। कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो केस स्टेटमेंट है इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, ये वेरिलॉग का कोड है, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके नतीजे में जब हम प्रोग्राम को बर्न करेंगे एफपीजीए के अंदर तो वो हार्डवेयर के अंदर ये चीज क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये क्या करते हैं कि जनरली ये किया जाता है कि ऑप कोड हमें रिक्वायर्ड 3 बिट्स का है, बट जनरली 1 से 2 बिट्स फालतू जो है ना वो छोड़ दी जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इंस्ट्रक्शंस इनहैंस करनी हो तो पूरा माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर ना चेंज करना पड़े। सो हम सपोज 5 बिट्स रख देते हैं इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड जो है ना वो देने, बार बार कह रहा हूँ इसको ऑप कोड कहते हैं, ऑपरेशनल कोड, ठीक है जी। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन आप देखिए कि 32 बिट की इंस्ट्रक्शन हमने डिजाइन कर, ठीक है जी। 32 बिट की इंस्ट्रक्शन में 5 बिट आपके हो गए ऑप कोड के, ठीक है जी। ये बताएगा कि करना क्या है। उसके बाद हमारी इंस्ट्रक्शन कैसे थी? हमारी इंस्ट्रक्शन थी ऐड R0 R1 R2, कि R1 और R2 को लो, इनको ऐड करो, रिजल्ट R0 में डालो। ये तीनों रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर्स कहाँ पड़े हुए हैं? 32 बिट के जो 32 रजिस्टर्स हैं उसमें। अच्छा, अब अगर 32 रजिस्टर्स हो तो हर रजिस्टर का अपना एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस जो है वो कितने बिट का होगा? क्योंकि 32 है तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो इसका मतलब 5 बिट का एड्रेस होगा रजिस्टर का। गॉट इट? ओके, इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन भी 5 बिट, सोर्स 1 भी 5 बिट्स, सोर्स 2 भी 5 बिट्स, टोटल कितने होगी जी? 32 बिट्स। 20 हो गए ना, 12 12 जो है ना वो अभी अभी आपके स्पेयर, तो आपने एक 32 बिट का जो है ना वो रजिस्टर आपने बना दिया, इंस्ट्रक्शन क्या इंस्ट्रक्शन बना दी, वाइड इंस्ट्रक्शन। और उसका फायदा ये है कि आपकी अब जो कंप्लीट जो बस है, जो डेटा बस है, चूंकि आपके रजिस्टर्स जो है 32 बिट के थे, और मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर का जो बिट विड्थ है वो डिटरमिन होती है ALU की बिट विड्थ से, कि अगर ALU जितने बिट विड्थ को जो ना वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकता है, दैट इज द साइज ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट की, इसीलिए इसके रजिस्टर्स भी हैं। तो इट इज गुड कि हम इंस्ट्रक्शन को भी 32 बिट के ही रखें ताकि वो एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो उसके अंदर आ जाए। ऑल्दो अगर हम चाहते हैं तो हम ये 12 बिट्स बीच में से निकाल दें और हम जो है ना वो 20 बिट्स का कर दें, तब भी जो है ना देयर इज नो इशू, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग फॉरवर्ड। अब दो इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं ना, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड, जिसमें के 2 ऑपरेंड्स थे। वहां पे क्या था? लोड वर्ड कहां से? मेमोरी से इनटू सम रजिस्टर, और स्टोर वर्ड कहां से? मेमोरी से रजिस्टर से इनटू सम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो अब हम करते ये हैं कि अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके
ये अगर 32 बिट के रजिस्टर्स हैं, 32, दीज आर 32 क्रॉस 32 रजिस्टर्स, ठीक है जी। अब यहां पे एक मेमोरी है जिसमें कि आपने जो ना इनको स्टोर करना है। तो पहली तो बात यह है कि इसको भी 32 बिट बाइट होना चाहिए, तभी वो डेटा स्टोर होगा। और कितनी होनी चाहिए डेप्थ, यानी कितनी मेमोरी लोकेशंस होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 32 तो होगी। अगर आपको मिनिमम 32, अच्छा, इसका मतलब है कि मिनिमम 32 है, बट होता क्या है कि आपको टेम्परेरी डेटा बहुत सारा जो है ना वो प्रोग्राम में स्टोर करना होता है। दैट इज व्हाट रैम इज फॉर, जो कि अभी रजिस्टर में जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जरूरत जो है ना वो पड़ सकती है, तो वो आपने रैम में रखा हुआ होता है डेटा। तो आप कहते हैं कि जी मैं 1 जो ना वो किलो साइज की, अब मैं इसीलिए कह रहा हूं 1 किलो बाइट नहीं मैं कह रहा, ठीक है, उसकी वजह 1 किलो साइज की, यानी 1024 लोकेशंस, और हर लोकेशन का साइज कितना है 32 बिट। सो 32 बिट इज एक्चुअली 4 बाइट्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 केस, तो 4 किलो बाइट की रैम मैं जो ना वो डिजाइन कर, दिस इज 1024 क्रॉस 32 बिट वाइड। अब 1024 मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 10 बिट्स चाहिए। 2 raised to power 10 is 1024। तो अब जो लोड वर्ड का जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ऑपकोड, डेस्टिनेशन 5 बिट्स, अनयूज्ड दरमियान में हम 10 बिट्स डाल देते हैं, और मेमोरी एड्रेस हम बाय कन्वेंशन पुश कर देते हैं, एंड में चला जाए, ठीक है जी। मेमोरी एड्रेस, सो इस मेमोरी एड्रेस से ये मेमोरी एड्रेस 12 बिट्स का क्यों कर दिया हमने, अगर वहाँ पेन के ऊपर हमने नहीं ये 10 है, ये 12 है, सॉरी, ये दिस इज अ मिस्टेक। तो ये उसमें चेंज करके शेयर करेंगे तो वो कर दूंगा, इसी तरह यहां भी यही होगा। ओके, सो यहां तक हमें जो है ना वो समझ आ गया। अच्छा, ये भी मैंने गलती की हुई है, 9 बिट्स लिखा है जो कि 10 बिट्स होना चाहिए। दिस इज स्ट्रेंज, पता नहीं मैं लगता है ज्यादा नींद में लेक्चर में आके। सो अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है, इसमें यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाओ, इधर स्टोर कर दो। सो दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन। ऑन दी अदर हैंड जब स्टोर वर्ड करते हैं तो आपको रजिस्टर से डेटा उठाना होता है और मेमोरी में लेके जाना होता है। सो दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, ये एक और इसमें मिस्टेक है, दिस इज अ सोर्स। सोर्स से उठाना है और मैं इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर डेटा डालना। अच्छा, पहले तो हमने वैसे ही रखा हुआ था कि डेस्टिनेशन फर्स्ट हम हमेशा करते रहे, कन्वेंशन। हाउएवर समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी जो मेमोरी के साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप मेमोरी एड्रेस को लास्ट 10 बिट्स ही करते हैं। उससे आसानी ये होती है कि मेमोरी एड्रेस जो ना वो सिर्फ लास्ट 10 बिट्स चाहिए ना आपको, तो इंस्ट्रक्शन की सिर्फ जो आपके जो इंस्ट्रक्शन बस जो चल रही होती है उसकी सिर्फ लास्ट 10 बिट्स उठाते हैं और मेमोरी के साथ अटैच कर देते हैं, इंस्टेड कि आप सारों के साथ अटैच कर दें। कंफ्यूजन ये होती है ना वो लास्ट से शुरू करके करता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब हम जरा इसके ऊपर ना इंटरेस्टिंग कि इसको जरा सैंपल को फिल करते हैं, ठीक है जी। यही हमारा प्रोग्राम था, इसकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस ये थी। अब जरा इसको फिल करते हैं।
ओके, सबसे पहले क्या था लोड वर्ड का ऑप कोड क्या था 00100, ठीक है जी। सो लोड वर्ड में यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा डेस्टिनेशन, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लोड वर्ड के केस में दिस इज अनयूज्ड, और मेमोरी लोकेशन किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये बेसिकली 10 8 है, so we can say that these are बस 0th मेमोरी लोकेशन। ऊपर भी 12 है ना, ये भी 10, ये थोड़ा सा मैं करेक्शंस कर दूंगा। ओके, उसके बाद दोबारा लोड वर्ड वही है, लेकिन इस दफा इसने फर्स्ट रजिस्टर में जाना है, सो 0001, ये फिर अनयूज्ड और यहां से 1, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से उठाओ R1 में डाल दो, फिर लोड वर्ड सेकेंड मेमोरी लोकेशन से उठाओ और कहां स्टोर कर दो, सेकंड से उठा के सेकंड रजिस्टर में स्टोर कर दो, R2 में स्टोर कर दो। ये R0 है, ये R1 है, ये R2। अब है ऐड की क्या थी जनाब, 0 था, 00000, ठीक है। करना किस किस को है, R0 और R1 को उठाना है, R0 में डालना है, तो डेस्टिनेशन पहले, उसके बाद फिर सोर्स 1 अगेन, ये सर 1 0 में लगा दिया, और जना वो सोर्स 2 ये, और ये आगे अनयूज्ड, ठीक है जी। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास है 0 1 नहीं 0 नहीं, लेफ्ट साइड पे 0 1 0 है, राइट साइड पे पहले 3 डिजिट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये R0 से उठाओ, नहीं R0 इज द डेस्टिनेशन है, एक सोर्स भी R0 ही है और एक डेस्टिनेशन जो एक सोर्स जो है वो R2 है, ये आगे आ गया। उसके बाद स्टोर वर्ड पे आ जाओ, स्टोर वर्ड वाज 00101, क्या करना है, 0th मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कन्वेंशन को थोड़ा सा जानबूझ के डिस्टर्ब किया, और उठाना कहाँ से है 000। सो एक्चुअली जब आपका असेंबलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है तो वो ये कर रहा होता है, वो ये 32 बिट की पूरी एक इंस्ट्रक्शन बना रहा है। सो आई एम श्योर कि दिस लेक्चर मस्ट बी वेरी हेल्पफुल है। नहीं ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सही है, चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा। अब एक और करना पड़ेगा जी, अच्छा जी। सो नाउ वी एक्चुअली गेट इनटू द डिजाइन। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने जनरल आर्किटेक्चर देखा, सीपीयू क्या होता है, उस जनरल आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ स्पेसिफिकेशंस अपने लिए तय की। स्पेसिफिकेशंस तय करने के बाद हमने कहा कि अच्छा जी, अब इन स्पेसिफिकेशंस को जो ना वो बनाने के लिए हमें कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। उसकी हमने असेंबली और असेंबली के साथ फिर जो बाइनरी पूरा इंस्ट्रक्शंस है वो डिजाइन की, और एक सैंपल प्रोग्राम भी हमने जो ना लिख लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे कर रहा है। अब हम जरा इसका हार्डवेयर देखते हैं कि हार्डवेयर में क्या है। सो मेजर कंपोनेंट्स ये वही हैं, उन्हीं की रेपिटेशन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेमोरीज और रजिस्टर्स डिजाइन, ठीक है जी। सो ऑन द टॉप हियर दिस इज योर प्रोग्राम मेमोरी, जहां पे कि हमने कहा था कि ये जो प्रोग्राम था ना हमारा, इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है जी। और ये है आपकी डेटा मेमोरी,
जहाँ पे जी जहाँ पे कि डेटा आपका अभी जो है वो मौजूद है, जहाँ से कि आपने लोड कर। सो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन निकलती हैं। यहाँ पे जो है ना वो आपका है वो 32x32 रजिस्टर्स, रजिस्टर फाइल। इसके साथ आप देख रहे हैं कि सिग्नल्स क्या क्या, सिग्नल्स क्या है। इसके साथ एक राइट एनेबल है कि जब तक राइट ना करना हो, राइट एनेबल का सिग्नल सबको चला जाएगा जब इसमें राइट होना होगा, पूरी फाइल राइट एनेबल हो जाएगी। उसके बाद राइट किसके ऊपर होगा, जिसका एड्रेस आया हुआ होगा। एड्रेस आया हुआ है तो एड्रेस के पीछे एक अदद जो ना वो डिकोडर लगा हुआ होगा, जो जिसपे ये एड्रेस जाएगा, जिस एड्रेस को डिकोड किया जाएगा सिर्फ वो वाली जो रजिस्टर है वहां पे राइट होगा। डेटा सब रजिस्टर्स को लग रहा है। सो नाउ द कॉमन थिंग इज कि डेटा बस जो होती है ये पूरे प्रोसेसर में तमाम चीजों को टच कर रही होती है। ये DIN destination, यस नहीं, डेटा इन, डी आउट इज डेटा आउट। डेटा बस, मैं ये दोबारा अर्ज करूंगा कि डेटा बस जो है ना वो जब जो इसमें कॉमन एक चल रही होती है वो सब कंपोनेंट्स को टच कर रही होती है, बट वो डेटा पिक किसने करना है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ये जो इनेबल सिग्नल्स हैं और एड्रेस। और एड्रेस को डिकोड किया जाता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन। तो राइट एनेबल जो है वो ये बताता है कि रजिस्टर पे राइट होना है, एड्रेस ये बताता है कि कौन से रजिस्टर पे राइट होना है। ठीक है जी, दिस इज हाउ इट इज। सर इसमें जो डेटा इन होगा ये पैरेलल में जाता है या सीरियल में? सीरियल बेस पैरेलल, ये असल में 32 बिट की है। 32 बिट्स कनेक्शन पे यस, ये 32 बिट वाइड है। इसमें अगर आप फिजिकल बात करें तो 32 तारे लगी हुई हैं। यहाँ पे ओके। अब हम उससे अगले जरा वो में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज ये है कि हमने थोड़ा सा रजिस्टर फाइल को अब जरा थोड़ा हमने जो ना वो बेहतर करना शुरू किया। कैसे? हमने ये कहा कि अच्छा जी डेटा इन तो इसमें जो ना वो आ जाता है, इंस्ट्रक्शन भी आ जाती है, राइट एनेबल भी आ गया, सब कुछ ठीक है, बट कौन से रजिस्टर को राइट करना है, कौन से रजिस्टर को राइट करना है, उसके लिए यहाँ पे यू हैव दिस जो ना वो डीमक्स या डिकोडर। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि राइट एनेबल का सिग्नल इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर राइट एनेबल का सिग्नल आएगा तो ये रजिस्टर राइट हो जाएंगे जिसका एड्रेस आएगा। ये ऑन हो गया। अगर राइट एनेबल का सिग्नल नहीं आएगा तो जो भी एड्रेस आएगा उस एड्रेस का डेटा निकल के यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज रीड। सो इन रजिस्टर्स में से एक जो ना वो सोर्स 1 इधर आ गया, दूसरा जो ना वो उठ के सोर्स 2 इधर आ गया। अब आपके पास दो डेटा जो ना वो दोनों रजिस्टर्स में जो ना वो मौजूद है। अब आपने उसको उठाना है। अब जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी आएगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका सोर्स 1 का एड्रेस भी होगा, सोर्स 2 का एड्रेस भी होगा। सो और उसके अंदर अब राइट एनेबल नहीं होगा। सो इसका मतलब है रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो अगर हम लेट्स से कि इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंच गए हैं तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, R2 या X2 या जो भी दो रजिस्टर्स को उठाएगी, यहाँ पे जो ना वो उसका जो ना वो डेटा अवेलेबल कर देगी और इसको उठा के भेजेगी किधर। अब द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज ALU। सो ये डेटा आपके इस ALU में आ जाएगा जो कि जो ना वो सम का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। एडिशन यहाँ पे, एडिशन यहाँ पे होगी। जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकल के दोबारा इन तमाम रजिस्टर्स के साथ जो है अटैच हो जाएगा। हमने बताया होगा। बट ये जो एड्रेस था, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हमने बताई थी, इंस्ट्रक्शन का कोड, उस कोड ने यहाँ पे आके डिसाइड करना है कि क्या परफॉर्म करना है। उसके अंदर हमने कहा था डेस्टिनेशन, कि जब डेटा वापस आएगा स्टोर होने के लिए तो कहाँ स्टोर करना है। तो अब इसके साथ एक राइट एनेबल का सिग्नल भी आएगा और
डेटा इनमें से किसी एक में जो है ना वो स्टोर भी हो जाएगा, डेस्टिनेशन पे डिपेंड करेगा। सो आप देखिए कि एक ही क्लॉक साइकिल में सोर्स 1 उठाया गया, सोर्स 2 भी उठाया गया, ऐड भी हुआ, वापस आके उसका रिजल्ट एक रजिस्टर में स्टोर। अच्छा, इसमें हम जी, दो रजिस्टर हम सेम टाइम में ऐड कर सकते हैं या इससे ज्यादा नहीं कर सकते? this depends upon the capability that you want to give to your ALU. आप ALU ऐसा डिजाइन कर दें जो कि 3 करना चाहता है, आप यहाँ पे सोर्स 3 जो है ना इसको भी निकाल दें, 3 सोर्सेस भेज दें, ऐड कर दें। अदरवाइज हमें रिपीट करना पड़ेगा, पहले उसको ऐड करो। लेकिन वो फिर रिस्क की जो फिलॉसफी है ना उसको वो डिस्टर्ब कर देगा। रिस्क की फिलॉसफी क्या है कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस। सो अब ये इस तरीके से जो है ना वो आपका ये परफॉर्मेंस सारी की सारी बीच में स्टार्ट होगी। कैसे? ये इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड है वो चला जाता है ALU को ये डिसाइड करने के लिए कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। सोर्स वाला पोर्शन जो एड्रेस का होता है वहां से जो ना वो उठाते हैं जो ना वो हम डेटा रजिस्टर में से और भेज देते हैं किधर? ALU को। और जब वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो फिर डेस्टिनेशन वाले जो है रजिस्टर में आके स्टोर करता है। अच्छा, जब आप फिजिकली भी ये परफॉर्म कर रहे होंगे ना तो क्या कर रहे होंगे आप वेरिलॉग का कोड लिख रहे होंगे। आप वेरिलॉग का कोड लिखेंगे क्या? आप वहां पे एक रजिस्टर फाइल डिक्लेयर करते हैं, वहां पे रेज एक एक्चुअल कीवर्ड है जिसका मतलब होता है रजिस्टर, और उसको डिक्लेयर करेंगे रेज 0 to 31। इसका मतलब है कि 32 रजिस्टर। ठीक है जी। और उसका आगे जो अभी मुझे भूल रहा है, मैंने वेरिलॉग काफी अच्छा हो गया उसमें काम नहीं किया, लेकिन जस्ट लाइक दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, आप उस रजिस्टर की बिट विड्थ भी डिफाइन करते हैं कि कितने बिट का। ठीक है जी, कितने बिट का। सो ये सारी चीजें यहां भी डिफाइन होंगी। और आप जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई रजिस्टर 2 से उठाओ, रजिस्टर 3 से उठाओ और रजिस्टर 1 में स्टोर कर। सो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हार्डवेयर बिल्ड हो रहा होगा। वो डेटा बस और इंस्ट्रक्शंस है वो सारी एज इट इज बिल्ड हो रही। अब सिर्फ हम क्या करते हैं कि अब हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं कि इंस्ट्रक्शन आपकी फुल कंप्लीट है, उसमें से ऑप कोड वाला पोर्शन इधर आता है जो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा काम करना है, क्योंकि अब हमने इसमें मल्टीप्लाई भी दे दिया, प्लस माइनस और लैंड भी दे दिया। सोर्स 1 और सोर्स 2 वाला पोर्शन आता है, ये बताता है कि कौन से सोर्स लेना है। डेस्टिनेशन वाला आता है, वो ये डिसाइड करता है कि अच्छा जी कौन सी जगह के ऊपर वापस रिजल्ट स्टोर करना। सिर्फ अब एक चीज रहेगी कि अगर मेमोरी में डेटा स्टोर करना हो या मेमोरी से डेटा फैच करना हो वो कैसे हो। ठीक है जी। उसके लिए अच्छा, अब मैंने इसको बिल्कुल 100% कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक है प्रोग्राम काउंटर जो कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद प्लस हो जाता है ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर आगे जाए। इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ जाती है? इंस्ट्रक्शन यहाँ जाती है, ये वाली पूरी, यहाँ पे ऑप कोड होता है। ठीक है जी, बल्कि ये ऑप कोड होता है जो कि डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है जी। अच्छा, हमने कहा था कि इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड अब इधर भी आएगा, और अगर वो ऑप कोड ऐसा होगा जो कि मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है जी, तो फिर इसी के अंदर मेमोरी का वो वाला इंस्ट्रक्शन का वो वाला पोर्शन भी आएगा जिसमें एड्रेस होता था कि मेमोरी से के कौन से एड्रेस के ऊपर काम करना है। तो अब अगर इसके ऊपर लोड वर्ड का इंस्ट्रक्शन आएगी तो जो एड्रेस आ रहा होगा वो डेटा ये उठा के आउट करके इधर भेज देगा, और यहां से किधर राइट हो जाएगा? इनमें से किसी रजिस्टर्स के ऊपर। अगर स्टोर वर्ड होगा तो फिर ऑपोजिट ऑपरेशन होगा। फिर क्या होगा? फिर ये रजिस्टर से उठाएगा, ठीक है जी, और इधर लाके स्टोर कर देगा। वो मैंने अभी सर्किट शो यहाँ पे नहीं किया हुआ। एसेंशियली उसको भी होना ये चाहिए कि वो यहाँ से विदाउट एनी ऑपरेशन ALU से ही होके आ जाए और ये इधर यहाँ पे डेटा इनके ऊपर चला जाए। ठीक है जी, या
यहां से डायरेक्टली चला जाए, किसी जगह से आपने भेजना है, मोस्ट लाइकली आप एएलयू से गुजारे बगैर भेजेंगे, बिकॉज एएलयू में भेजने का मकसद नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज क्या इसमें रहेगी, लास्ट चीज अब आप ये देखिए कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है जो कि मस्ट बी ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला पोर्शन। सो ये वाला जो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग जो है ना वो पोर्शन है, ये क्या है, ये भी अगेन मक्स है। बेसिकली रजिस्टर के अंदर डेटा दो जगहों से आ सकता है, एक एएलयू से वापस आ सकता है और एक मेमोरी से उठ के आ सकता है। सो अब डिपेंडिंग अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड पे डिपेंड करता है कि ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन है या ये जो ना वो एएलयू वाली इंस्ट्रक्शन है। उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करेगा कि डेटा इसके पास यहां से भी आ रहा है और रजिस्टर से भी आ रहा है, ये एएलयू से भी आ रहा है। ये इसकी बेसिस के ऊपर आउटपुट बस एक ही है, इनपुट बस दो है, आउटपुट बस एक है। सो ये इसकी बेसिस पे डिसाइड करेगा कि अच्छा अब जो है ना वो मैंने एएलयू से अगर इंस्ट्रक्शन आई थी तो इस डेटा को उठा के और इधर भेज देना, ठीक है जी। सो ये डेटा बस कॉमन है, एड्रेस बस ये ब्लू वाली है, ये सबके अलग-अलग है। सो जिस रजिस्टर का डेटा आप देख रहे हैं कि डेटा हमेशा सबको पास होता है, राइट किसको होता है या रीड किससे किया जाता है, जिसका एड्रेस डिकोड होके वहां पर पहुंचा होता है। सो एड्रेस डिकोडिंग यानी एड्रेस जो है बस जो है वो ये बताती है कि कहां से डेटा लेना है या कहां पे डेटा स्टोर करना है। जस्ट लाइक आपके फिजिकल लाइफ में आपकी मेल डिलीवरी कैसे होती है, एड्रेस की बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि जब आपने कोई लेटर पोस्ट करना होता है तो आप पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, पोस्ट बॉक्स में हर बंदा अपना लेटर डाल देता है, या आपने कोरियर करना है तो आप कोरियर वाले के पास चले जाते हैं, आप डाल देते हैं, हर बंदा कोरियर में जो है वो अपना वाले को अपनी चीजें दे देते हैं, ऐसे ही है। अब जब हर बंदा कोरियर वाले को अपनी चीजें दे देगा लेकिन उसने जाना अपने अपने डेस्टिनेशन पे है, किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि किस चीज ने कहा जाना है, एड्रेस की बेसिस के ऊपर। तो वहां पे एक एड्रेस डिकोडर लगा हुआ होगा, वो एड्रेस डिकोडर कौन है, वो फिजिकल बंदा कहता है अच्छा जी ये लाहौर के, ये कराची के, पेशावर के हैं, ये मुल्तान के, फैसलाबाद के हैं, ये जामशोरों के, ये हैदराबाद के, ओके अलग अलग पहले सॉर्ट हो गए, सॉर्ट होने के बाद उसको जो है ना वो आपने अपनी अपनी जो है ना वो डेस्टिनेशन के ऊपर डाल दी। अच्छा, स्टिल वो जिस कैरेज के ऊपर जा रहा है वो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज हैदराबाद जानी है और कराची जानी है तो वो कराची वाली जो है ना वो ट्रैफिक के ऊपर ही, फ्लाइट के ऊपर ही चली जाएगी। सो स्टिल द डेटा बस इज कॉमन। अल्टीमेटली जब अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचती है तो वो डेटा बस फिर वहां पे जाके ये पता चलता है कि एड्रेस बस डिसाइड करती है कि ये डिलीवर किसको, ठीक है। डेटा सबके लिए वो कॉमन ही चल रहा होता है पहले। ओके, सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड के एक जनरल जो सीपीयू है उसका डिजाइन कैसा होता है और उसमें क्या कुछ लगा हुआ होता है। अब हम जरा एक एवीआर की जो सीपीयू कोर है ना उसको उसके ऊपर मैप करके देखते हैं कि जी क्या इसमें भी वही कुछ है, उसी तरीके से हो रहा है। सो लेट्स लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्लॉक डायग्राम। अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो आपको इसमें तकरीबन वही चीजें नजर आ जाएंगी। आपको इसमें एएलयू नजर आ रहा है, एएलयू है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें डेटा मेमोरी है, इसमें प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है जी। इसमें रजिस्टर फाइल है। अच्छा, अब ये देखिए प्रोग्राम काउंटर है। सो प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वो इंस्ट्रक्शन निकलती है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है। इंस्ट्रक्शन डी कोड होके यहां से देखिए इसको दो सोर्सेस देती है, या तो एक सोर्स रजिस्टर से आ गया, ये दूसरा सोर्स जो ना वो कहां से आ गया, या तो रजिस्टर से ही आ गया या जो ना वो इधर से आ गया, और यहाँ पे कहां से पहुंच रहा है, प्रोग्राम काउंटर से। और प्रोग्राम काउंटर में कहां से जा रहा है,
गौर करें, प्रोग्राम काउंटर में एक चीज ALU का रिजल्ट वापस जा रही है, तो आप ALU के प्रीवियस रिजल्ट को भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, या यहीं से उसके डेटा मेमोरी से भी उठ के ये प्रोग्राम काउंटर में जाता है, तो अगर डेटा मेमोरी से भी जो है ना वो जाना है तो वो आ सकता है, बट डेटा मेमोरी से अमूमन तो जो है ना वो इस मकसद के लिए नहीं होता, क्योंकि AVR जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर है और वो मेमोरी से कभी भी डायरेक्टली डेटा नहीं उठाता। सो मेमोरी से डेटा उठ के यहाँ पे आता है और रजिस्टर फाइल में जाता है। ठीक है जी। तो ये रजिस्टर में पहला अच्छा, इनको जरा काउंट करेंगे टोटल कितने, R31 तक है ना, तो ये बेसिक, हाँ ये 8 बिट के 32 रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी। सो R0 इज योर फर्स्ट रजिस्टर, R1 सेकंड, ठीक है जी, और अप टू R25 तो इसी तरह 8-8 बिट के रजिस्टर्स हैं। वो थोड़ा सा स्पेस कंजर्व करने के लिए किया हुआ है, होते सीक्वेंशियली। सिर्फ ये जो ऊपर वाले 26 से लेके 31 तक, इनको आप कंबाइन करके एज ए 16 बिट रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं मेमोरी ऑपरेशंस के लिए या कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, इट कैन बी यूज्ड। ठीक है जी। अच्छा, सो ये हमें समझ आ गई कि यार स्ट्रक्चर तकरीबन वही है। ऑब्वियसली जब माइक्रो कंट्रोलर फुल फ्लेज बनेगा तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल होगी। अच्छा, नाउ AVR यूजेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि प्रोग्राम और डेटा मेमोरी सेपरेट है और उनकी बसेस जो है ना वो भी सेपरेट है। अदरवाइज क्या होता है कि एक ही बस के ऊपर अगर इंस्ट्रक्शन भी आनी है और डेटा भी आना है तो फिर 2 साइकिल लगते हैं वो तो काम करने के। इस तरह आपका जो है ना वो आर्किटेक्चर सिंपल हो जाता है और प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाता है, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम। इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम मेमोरी में है, दे आर यूजिंग विद अ सिंगल लेवल पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग क्या, ये भी हम देखते हैं। द प्रोग्राम मेमोरी इज इन सिस्टम रीप्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी। इन सिस्टम का मतलब सिस्टम में लगे लगे, जरूरी नहीं है कि उतार के लाएंगे किसी स्पेशल डिवाइस पे लगाएंगे, वही लगे लगे। अच्छा, फास्ट एक्सेस रजिस्टर फाइल कंटेन्स 32 8-bit जनरल पर्पस वर्किंग रजिस्टर्स विद अ सिंगल क्लॉक साइकिल एक्सेस टाइम। एक क्लॉक में जिस तरह हम क्लियरली भी देख जाए एक्सेस हो जाए, तो इसी वजह से ALU का जो ऑपरेशन है वो भी सिंगल साइकिल। ये एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर वो वहां से डेटा फेच करता है, रिजल्ट बनाता है, वापस जो है ना वो उसके अंदर भी भेजता है। 6 of the 32 registers can be used as 316-bit indirect address register pointer for the data space address. ठीक है जी। सो वहां पे अगर आप, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है वो 8 बिट से बड़ी है, मेमोरी जो 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 डेटा मेमोरी है वो 8 बिट से बड़ी है। जब वो 8 बिट से बड़ी से मुराद ये कि उसके अंदर 8 बिट का मतलब ये है कि 256 लोकेशंस, सो वो 256 बाइट से ज्यादा बड़ी है। जब बड़ी है तो आपको उसको एड्रेस करने के लिए ज्यादा जो है ना वो बिट्स चाहिए। सो ये जो 6 रजिस्टर्स हैं इनको मिला के 3 16 बिट रजिस्टर्स बना दिए जाते हैं ताकि उस मेमोरी को एड्रेस किया जा सके। हाँ जी। अच्छा, one of these address pointers can be used as an address pointer for lookup tables in flash program memory. एक डबल ही प्रॉम मैंने कहा था कि एक मेमोरी बीच में होती है जो कि लुकअप टेबल्स के लिए होती है। सो इनमें से 3 रजिस्टर्स में से एक को वहां पे भी जो है वो डेटा एक्सेस करने के लिए यूज किया जा सकता है एज एड्रेस बस। ठीक है जी। So these added function registers are the 16-bit X, Y and Z registers जो कि हमने इसमें देख लिया। ALU जो है 3 बेसिक ऑपरेशंस जिन्हें परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड बिट फंक्शंस, और इसकी हम आगे चल के देखेंगे कि इसकी बड़ी लंबी चौड़ी असेंबली है, बहुत सारी, आई थिंक 150 समथिंग इंस्ट्रक्शंस जो हमने लास्ट टाइम, मतलब 37 इंस्ट्रक्शंस शायद हमने लास्ट टाइम देखा था इसका।
So some implementations of the architecture also provide a powerful multiplier. हर एक में multiplier नहीं है, कुछ में उसी तरह वो shift and add से multiplication होती है, ठीक है। Now talking about the program status register, जिस तरह आपने बात हो रही थी कि जी ये फ्लैग्स किस मकसद के लिए यूज होते हैं, कहाँ होते हैं, तो ये फ्लैग्स एक पूरा रजिस्टर है 8 बिट का, और हर बिट का एक मतलब है। 7th बिट इज द ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल, कि जी जो ना वो जब ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल होगी फिर वो बाकी सब मुख्तलिफ टाइप के इंटरप्ट को एंटरटेन करेगा। अगर ग्लोबल इंटरप्ट डिसेबल है तो फिर इंटरप्ट इनेबल को जो है ना वो एंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, ये सिचुएशन क्यों आती है? नहीं, ये इंजीनियर को कोई बात चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। उसने थोड़ा जो कि बस बंदा मर रहा है, अगर उस दवाई याद नहीं है तो मर गया। डॉक्टर का तो मजबूरी है ना कि ही हैज टू रिमेंबर थिंग्स। इंजीनियर का तो कोई काम नहीं है कि वो याद रखेगा चीजें। इंजीनियर का काम है कि वो डेटा शीट रेफर कर सके बस। तो अगर इससे रिलेटेड कोई चीज पेपर में आती है तो हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लोबल इंटरप्ट रजिस्टर, या लेट्स से कि अगर एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है कि जी ग्लोबल इंटरप्ट रजिस्टर इज एनेबल इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल फॉर एग्जांपल कहां पे यूज होती है? सपोज कि एक इंटरप्ट पहले से आ गई, तो वो आके सबसे पहले ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल को डिसेबल करती है, ताकि जब तक वो इंटरप्ट काम कर रही है कोई और इंटरप्ट काम ना कर सके। पुराने कमांड जिस तरह रोड पे चल रहे होते हैं, यस, कमिश्नर या जो भी आता है सबको यस यस, ये जो रूट लगाने वाली बात है, रूट लगाना, ठीक है कि जी पहले ये वाला जो है वो हो जाए, उसके बाद बाकी देखेंगे। क्योंकि इंटरप्ट का मकसद ही क्या है कि यू नीड अटेंशन फॉर समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर इफ यू आर ऑलरेडी अटेंडिंग जो ना वो क्रिटिकल पेशेंट, तो अगर एक और क्रिटिकल पेशेंट आ गया है तो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको तो ये तो नहीं ना कि सीना चीर के आप उसको छोड़ के तो निकल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार फिर इसको कंप्लीट होने तो मजबूरी है, ठीक है। देन टी फ्लैग बिट, इसको हम आगे देखते हैं कि ये कहां पे होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बीसीडी अरिथमेटिक में एक चीज होती है जिसे हाफ कैरी कहते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अगर 19 से ऊपर सम आ जाए दो नंबर्स का तो फिर जो है वो उसके अंदर एक जो है ना वो 6 ऐड करना पड़ता है, तो ये उस केस में जो है ना वो कैरी जनरेट करते हैं। एस जो है वो साइन बिट है, बताता है कि नंबर जो है ना वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये दो नंबरों से मिलके XOR से बनता है, ओवरफ्लो से और नेगेटिव से, ठीक है जी। कि अगर ओवरफ्लो हो गया या नंबर नेगेटिव था, दोनों केसेस में साइन बिट जो है वो नेगेटिव। Z 0 कि अगर किसी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जो है वो 0 था। C जो है वो कैरी, कि अगर दो नंबर्स ऐड किए और उनका रिजल्ट जो है ना वो कैरी जो है ना वो आ रहा है और आप कैरी देखना चाहते हैं, तो सम एंड कैरी। तो यहाँ पे इसका जो है ना वो डिटेल्स लिखी हुई है। तो जिस तरह मैंने कहा कि टी बिट, सो ये जो टी बिट है, कॉपी इंस्ट्रक्शंस BLD, बिट लोड एंड बिट स्टोर। अगर आपने कहीं पे कोई बिट लोड या स्टोर करनी है तो उसके लिए ये स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड की हुई है, जहां पे जनाब वो दिस इज यूज्ड एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन फॉर द ऑपरेटेड बिट, कि आप किसी और जगह के ऊपर जाके किसी रजिस्टर के अंदर कोई बिट आपने जो ना वो स्टोर करनी है, तो इसमें टी बिट जो ना वो एज अ सोर्स या डेस्टिनेशन जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव फ्लैग इंडिकेट्स अ नेगेटिव रिजल्ट इन एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। V जो है, जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको पता होगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो है, अगर आप डिजिटल लॉजिक पढ़ते हो, पढ़ी हुई आप लोगों ने, तो लॉजिक के अंदर ये होता ये है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो है ना वो एक सिचुएशन होती है जिसे हम ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। तो वो ओवरफ्लो कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए एक V की बिट जो है ना यूज की जाती है, जो बताती है कि ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि आप साइंड नंबर्स की जो अरिथमेटिक है वो इन टर्म्स ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट की जो है ना वो आपस में क्या कहते हैं अरिथमेटिक कार्य होते हैं, जैसे यानी एडिशन कार्य होते हैं,
तो उसमें अंडर सर्टेन कंडीशंस एक जो ना वो ओवरफ्लो बिट जनरेट होगा। वो ओवरफ्लो बिट जनरेट होने का मतलब ये होता है कि रिजल्ट जो है ना वो गलत है, रिजल्ट गलत है, उसको डिस्कार्ड करने के लिए। सो ये ओवरफ्लो उसको इंडिकेट करता है, ठीक है जी। और साइन बिट ये जो ना वो XOR होती है बिटवीन नेगेटिव एंड जो ना वो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्री फ्लैग। Zero indicates a zero result in an arithmetic or logic operation. Carry indicates a carry in arithmetic or logic. ये AVR रजिस्टर फाइल है, इसको हमने अच्छा डिटेल में अब जो है ना वो डिस्कस कर लिया है। सिर्फ यह कि इनपुट आउटपुट स्कीम्स विच आर सपोर्टेड बाय द रजिस्टर फाइल इंक्लूड कीजिए 1 8-bit आउटपुट ऑपरेंड एंड 1 8-bit रिजल्ट इनपुट, ठीक है जी। इस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। 2 8-bit आउटपुट ऑपरेंड्स एंड 1 8-bit रिजल्ट इनपुट, जो कि हमने अपना CPU डिजाइन करते हुए किया। 2 8-bit आउटपुट ऑपरेंड्स एंड 1 16-bit जो ना वो रिजल्ट इनपुट, ठीक है जी। यानी 16 बिट का रिजल्ट भी ये स्टोर कर सकता है जो ऊपर वाले उसके रजिस्टर्स हैं। और 116 बिट आउटपुट ऑपरेंड एंड 116 बिट रिजल्ट इनपुट, ठीक है कि 16 बिट का ऑपरेंड दे दे, 16 बिट का दोबारा रिजल्ट आके स्टोर कर दे। सो दीज आर द 4 मोड्स इन विच इट कैन। तो पेपर मुझे लगता है कि काफी हद तक तो MCQ बेस्ड ही कोई बनाना पड़ेगा, लॉजिकल टाइप का ये होगा। इसमें तो सारी इस तरह की चीज याद भी रखनी, ये करिए वो याद रखते थे कि इस चीज का काम ये है, लेकिन इसको नंबरिंग याद नहीं रख सकते। नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। ये काम है, वो भी देखिए हर पेन का भी जो है वो फंक्शन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। अभी देखिए मैंने डिजिटल लॉजिक डिजाइन पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया है। अभी मैं ओवरफ्लो बिट का जिक्र कर रहा था, पढ़ाई है बड़ी डिटेल में पढ़ाई है, लेकिन उसको तकरीबन हो गया 10 से 12 हफ्ते हो गए। 10 से 12 हफ्तों में अब मतलब इट्स ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, यानी उसका एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी देखने के लिए मुझे दोबारा किताब खोलनी पड़ी। ओके, अब ये जो रजिस्टर फाइल है, एक चीज मैंने कहा था कि मेमोरी मैप्ड लोकेशंस। मेमोरी मैप्ड लोकेशंस का मैंने कहा ये था कि होता ये है कि बेसिकली हर चीज को ऐसे शो कर दिया जाता है कि उसका एड्रेस जो है ना वो मेमोरी के ऊपर मैप होता, वो सेपरेट अलग है। बट उससे फायदा ये होता है कि आपकी जो एड्रेसिंग स्कीम है बड़ी जो है ना वो स्मूथ हो जाती है। आपको ऐसा ही लगता है कि आप हर दफा मेमोरी ही एक्सेस कर रहे हैं, यानी वही मेमोरी के इंस्ट्रक्शंस आप यूज करते हैं उनके रजिस्टर्स को एक्सेस करने के लिए। सो ये जो 32 रजिस्टर्स हैं, ये मेमोरी की जो फर्स्ट 32 लोकेशंस हैं डेटा स्पेस में 0 से लेके 31 तक, वहां पे जो ना ये जो रजिस्टर्स हैं उनका एड्रेस इसके ऊपर मैप्ड है। यानी मेमोरी के अंदर वो जो 31 लोकेशंस हैं उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली जब भी आप इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे लोड मेमोरी और 0th लोकेशन, उसका मतलब होगा कि एक्चुअली इस रजिस्टर की बात हो, ठीक है जी। तो ये एक जरा मेमोरी मैप उसका फायदा है कि आपकी फिर इंस्ट्रक्शंस यूनिफॉर्म हो जाती है। अदरवाइज आपको हर दफा बताना पड़ेगा कि कौन से वाले रजिस्टर की, लेट्स से कि अब PWM आगे आएगा उसका रजिस्टर है, टाइमर आएगा उसका रजिस्टर है, GPIO आएगा उसका रजिस्टर है, कैन ये वो इतने सारे पेरिफेरल्स हैं, हर एक के अपने रजिस्टर है, वो सारे के सारे मेमोरी मैप कर दिए जाते हैं। तो आके आपने जब उनको एक्सेस करना है तो आप ऐसे ही जब लगे कि आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनली जो आपका असेंबलर है उसका ये काम है कि वो देखेगा कि अच्छा ये कौन सी मेमोरी लोकेशन एक्सेस करने की बात कर रहा है, तो वो जाके उधर से डेटा उठा के, ठीक है। यानी यूं समझ ले कि यहाँ पे अगर मेमोरी है तो ये 32 के 32 रजिस्टर इधर मैप हुआ है। तो हम जब कहेंगे कि यार इधर से ये डेटा उठा के लाओ, ये इधर मैप, ठीक है जी, हम कहते हैं कि इस लोकेशन से डेटा उठा के ले आओ। सो ये जो है वो एक्चुअली जाएगा और इधर से इसकी 0th लोकेशन से जो है वो लेट्स से कि डेटा उठा के ला के हमें दे देगा। तो हमें ऐसे ही लगेगा कि हम मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, हमने वही जो लोड वर्ड और स्टोर वर्ड वाली इंस्ट्रक्शंस यूज की थी ना, वही यूज होती रही, ठीक है। स्पेशल एड्रेस रजिस्टर्स हम XYZ जो है इनको देख चुके हैं, तो इसमें बात नहीं है।
स्टैक पॉइंटर रजिस्टर हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बेसिकली ये 16 बिट का रजिस्टर है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, स्टैक पॉइंटर लो और स्टैक पॉइंटर हाई। ठीक है जी। और स्टैक का हमने जो फंक्शनैलिटी है वो डिटेल में डिस्कस की थी कि जब भी आप ब्रांच इंस्ट्रक्शंस करते हैं या इंटरप्ट उसको करने के लिए जाते हैं, तो आप जो अभी करंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं, करंटली परफॉर्म्ड एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद आप वो प्रोग्राम काउंटर को उठाते हैं, स्टैक पे पुश कर देते हैं, और अगर कोई डेटा टेम्परेरी होता है तो उसको स्टैक के ऊपर पुश करते हैं, जाते हैं अगली जगह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वापस आते हैं स्टैक पे, देखते हैं कि प्रोग्राम काउंटर कहाँ था, वो डेटा क्या था, उस डेटा को मेमोरी में रिस्टोर करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को वहीं से वो दोबारा चला देते हैं। चलो ओके, ये दो चीजें हम यहां तक हम अभी कंप्लीट करते हैं इसको। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइमिंग, तो इसके अंदर वो पैरेलल इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है बाय ड्यू टू दी हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है जी। तो होता क्या है कि सपोज ये आपके सीपीयू की क्लॉक चलती है, सो फर्स्ट क्लॉक साइकिल के अंदर पहली इंस्ट्रक्शन फैच होगी। ये कंप्यूटर आपका भी स्टार्ट हुआ है तो पहली इंस्ट्रक्शन फैच होगी, बट जब दूसरा क्लॉक साइकिल आएगा तो यहाँ पे ये दो काम करेगा, ये पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी कर देगा और दूसरी इंस्ट्रक्शन को फैच भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी से फैच करनी होती है पहले, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर यही बता रहा होता है ना कि कौन सी मेमोरी लोकेशन से अभी इंस्ट्रक्शन वो लेकर आए। इसी तरह नेक्स्ट जब आएगी तो एक्सेप्ट फॉर दिस फर्स्ट साइकिल और द लास्ट साइकिल जिसमें कि एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, इन बिटवीन हर क्लॉक साइकिल के अंदर दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती है। So that is why it is called parallel instruction fetch and execute. तो टू स्टेज पाइपलाइन है, fetch execute। जब हम ARM में पहुंचेंगे तो ARM में perhaps if I remember correctly तो 5 स्टेज पाइपलाइन। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है ना, वहां पे एक क्लॉक साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, सिंगल साइकिल एएलयू इंस्ट्रक्शन, वहां पे तो हमने कहा कि इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फैच होती है और एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे हम वो ये दिखा रहे हैं कि एएलयू जो है वहां पे एक सिंगल क्लॉक में इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। सो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन के जो वो 3 हिस्से होते हैं। एक साइकिल के अंदर ही वो पहले रजिस्टर से डेटा फैच करता है, उसके बाद अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद डेटा राइट बैक कर देता है टू रजिस्टर और टू द मेमोरी। ये एक हिस्सा करने की काम, ये एक साइकिल के 3 हिस्से करता है और उन 3 हिस्सों में ये वो फास्ट काम करता है। नहीं, एएलयू तो डिजाइन इस तरीके से है ना, बात वही हो रही है। देखिए हमने यहाँ पे कहा कि इंस्ट्रक्शन फैच होगी और एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन के 3 हिस्से हैं। एग्जीक्यूशन में उसने रजिस्टर से डेटा फैच भी करना होता है, एग्जीक्यूशन में उसने डेटा जो है वो दोबारा से वो उसके ऊपर ऑपरेशन भी करना होता है और फिर एग्जीक्यूट करके उसको दोबारा स्टोर भी करना है। सो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये सारे के सारे ये एक क्लॉक साइकिल में करते हैं। सो यू कुड से कि एवरी क्लॉक साइकिल हैज 3 सब साइकिल्स। Now we talk about recent interrupt और उसके बाद फिर we'll take a break until कि हम दूसरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करें। So जब भी आप कंप्यूटर को अपने जो है वो अटेंशन चाहते हैं, सो इमीडिएट अटेंशन चाहते हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इंटरप्ट। रीसेट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इंटरप्ट, और इनको हम इंटरप्ट हैंडलिंग के सब्जेक्ट में के टॉपिक में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम ब्रॉड जिक्र करें।
तो AVR में डिफरेंट इंटरप्ट सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल आप टाइमर को कहते हैं कि जब काउंट करना शुरू करो, जब इतना काउंट कंप्लीट होना तो मुझे जो है ना वो बता देना कि काउंट कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड अ टाइमर इंटरप्ट। ठीक है जी। एक्सटर्नल इंटरप्ट, ठीक है, जैसे अगर आप अपने घर में देखें तो जो आप प्रेशर कुकर चला रहे होते हैं, दैट प्रेशर कुकर इज अ टाइमर काइंड ऑफ एन इंटरप्ट। जब उसकी सीटी बजती है तो वो बताती है कि इतना टाइम जो है ना वो आपके पूरा हो गया है, आप जो भी चीज जो है ना वो कुक करना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या है? बाहर से आपकी जो बेल लगी हुई है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। अच्छा, अब आप ये सोचें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की इंटरप्ट जो है ना वो कौन सी? मोस्ट लाइकली एक्सटर्नल इंटरप्ट। कि जब कोई बाहर आता है तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप इवन नमाज के लिए खड़े होने लगे तो आप वो छोड़ के और कहते हैं कि यार पहले जरा देख लो कौन, सही है नहीं? खाना भी खाने लगे तो खाना छोड़ के आप उठ से आते हैं। ठीक है। सो इंटरप्ट्स और एक रीसेट वेक्टर है, ईच हैव अ सेपरेट प्रोग्राम वेक्टर इन द प्रोग्राम मेमोरी। अब ये इंटरप्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि जब इंटरप्ट होती है तो देर इज एन इंटरप्ट वेक्टर टेबल इन द स्टार्ट ऑफ द मेमोरी। बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द मेमोरी के ऊपर पड़ा होता है। उस जगह के ऊपर सिर्फ स्टार्ट ऑफ मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में सिर्फ ये पड़ा हुआ होता है। सपोज इस तरह से, दिस इज IVT इंटरप्ट वेक्टर टेबल। यहां पे जो ना वो एक लोकेशन है, इसके ऊपर एक एड्रेस पड़ा हुआ मेमोरी में आगे किसी जगह का, कि अगर ये टाइप की इंटरप्ट आए तो इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो कोड है वो मेमोरी में इस जगह पड़ा हुआ। तो जब भी इंटरप्ट होती है कोई भी, तो पहला क्या होता है? रीसेट वेक्टर या इंटरप्ट वेक्टर। वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है समथिंग दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो ये आपको वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देता है कि फलानी जगह पे चले जाओ, वहां पे कोड पड़ा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए वही हो गया जैसा प्लान है, ये पहले हो गया इंटरप्शन आगे चल गया, हाँ, एक टाइप का वो। अच्छा, सो अच्छा, अब क्या है कि ऑल इंटरप्ट्स आर असाइंड इंडिविजुअल इनेबल बिट्स। हर इंटरप्ट की अपनी इनेबल बिट भी होती है। जब तक वो इनेबल नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगी। और उसके साथ एक ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल होती है। ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल जो है वो ये बताने, इनेबल और डिसेबल इस मकसद के लिए है कि आपके पास सिंगल एक जो है ना वो कंट्रोल हो। जैसे आपके घर में जो है ना वो छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए होते हैं, हर कमरे का अलग सर्किट ब्रेकर होता है, लेकिन एक मेन सर्किट ब्रेकर होता है। वो मेन सर्किट ब्रेकर किस लिए है? इमरजेंसी के लिए। आपने घर में कोई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम करना है, आप क्या करते हैं कि आप इंडिविजुअल कमरे का ब्रेकर भी ऑफ कर सकते हैं, मगर बट अगर कोई बड़ा काम है तो आप जाके मेन ब्रेकर ऑफ कर लेते हैं। या जैसे आप कहीं पे अगर लेट्स से कि 5-6 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप कहते हैं यार पीछे ऐसी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप मेन ब्रेकर ऑफ करके जो है वो चले जाते हैं। So you are sure कि यार पूरा घर ऑफ। So global interrupt is like that main circuit breaker। ठीक है जी, ओके। So ग्लोबल इंटरप्ट जो है वो हमेशा आपने यूज करनी है कि जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो ग्लोबल इंटरप्ट को डिसेबल कर दिया जाता है कि अब जब तक ये इंटरप्ट आ गई है तब तक और कोई इंटरप्ट ना। So when an interrupt occurs, global interrupt is cleared and all interrupts are disabled। User software can write logic 1 to the IBET to enable nested interrupts। ठीक है, यानी एक इंटरप्ट के अंदर अगर आप चाहें तो आप जो है ना वो इनेबल कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता। All enabled interrupt can then interrupt the current interrupt routine। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, इसमें दो टाइप्स के इंटरप्ट हैं। एक वो है विच इज ट्रिगर्ड बाय द इंटरप्ट विच सेट्स द इंटरप्ट फ्लैग। ठीक है जी। सो ये वो इंटरप्ट हैं जिसमें प्रोग्राम काउंटर जो है इसको आप इंटरप्ट वेक्टर के ऊपर ले जाते हैं कि अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, और इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन जो है ना वो चलना शुरू कर देती है।
ठीक है जी। और इंटरप्ट फ्लैग्स कैन आल्सो बी क्लियर्ड बाय राइटिंग लॉजिक 1 टू द फ्लैग बिट पोजीशंस टू बी क्लियर्ड। 12 मोटी बात ये है कि ये वो है जो कि इंटरप्ट के फ्लैग को सेट करती है, प्रोग्राम काउंटर को उस जगह ले जाती है जहां पे इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन होती है, उसको यूज करती है। सेकंड टाइप जो है इंटरप्ट, इट विल ट्रिगर as long as the interrupt condition is present, यानी वो वाली इंटरप्ट जना वो आई आके उसने एक जना वो फ्लैग को सेट किया, उसके बाद बेशक वो चली गई, ठीक है, और खुद ब खुद वो सारा का सारा काम हो गया। जैसे आपका घर से बाहर मेहमान जो है वो आया, उसने बेल बजा दी, तो वो बेल पे हाथ रख के नहीं खड़ा हो जाता, एक बजा दी खड़ा हो गया, नाउ ही नोज आई विल बी एंटरटेन, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड आपकी जो मैंने कहा था कि कुकर के ऊपर जो विसल है वो बजती रहेगी जब एक दफा, हाँ, जब तक आप उसको जना जाके हैंडल नहीं कर लेंगे तब तक। काम होते हैं ना हमारी साइड से अलावा जी, ये अलार्म। अच्छा, so when the AVR exits from an interrupt, it will always return to the main program and execute one more instruction before any pending interrupt is set. So remember, interrupt पे गया, वापस आया, meanwhile कोई और भी इंटरप्ट आ गई, नहीं जाएगा, पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें, फिर उसके बाद आगे जाएगा। इंटरप्ट रिस्पॉन्स टाइम इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स फॉर ऑल enabled AVR interrupts is 4 clock seconds में, 4 clock seconds। कैसे? After 4 clock cycles, the program vector address for the actual interrupt handling routine is executed। यानी 4 clock cycles के बाद execution शुरू होती है। During this 4 clock cycle period, the program counter is pushed onto the stack. Vector is normally a jump to the interrupt routine, and this jump takes 3 clock cycles. So jump minute 3 clock cycle, consume होते हैं। If an interrupt occurs during execution of a multi-cycle instruction, this instruction is completed। अगर multi-cycle instruction थी तो वो पहले complete होगी, उसके बाद interrupt, यानी जो current execute जो instruction है जो execute हो रही है, वो जो कुछ भी है वो पूरी होगी, तो उसके बाद आप देख सकते। तो इसका मतलब ये है कि 4 साइकिल तो मिनिमम आपको चाहिए कि जी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूशन खत्म हुई, इंटरप्ट आ गई, पहले स्टैक के ऊपर गया, जना वो प्रोग्राम काउंटर को पुश किया, 3 साइकिल्स में जंप किया टू द इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन। और उससे ज्यादा भी हो सकती है कि अगर मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक जना वो आगे नहीं जाए। So that's it about part 1 of this lecture। अभी हम इसके बाद इसका part 2 जो है वो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। Okay जी, so let's now start with the second part of this lecture, lecture number 4। और अब माइनर जो ना वो चीजें जो हमने आर्किटेक्चरली कॉम्प्लेक्स चीजें डिस्कस करनी थी वो हमने कर दी, और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअली इसके पेरिफेरल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वो भी देखेंगे कि पेरिफेरल प्रोग्राम कैसे, ठीक है। मैं उसकी सी प्रोग्रामिंग आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज इंटरनेट के ऊपर बेशुमार ट्यूटोरियल्स पढ़े। इनफैक्ट यू शुड गो एंड कंसल्ट द AVR स्टूडियो जो है आर्डुइनो की जो IDE है उसको जो है वो आपको जाके खुद से कंसल्ट करना चाहिए, उसमें सब मौजूद है। हाँ, जहाँ पे आप फंसेंगे मैं जरूर आपको बताऊंगा। मेरा मकसद है हार्डवेयर में आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना और जरा उसकी बेसिस के ऊपर सिस्टम्स कैसे बनते हैं। ओके, सो ये AVR की ना, अगर आप एटमेगा 328P की निकालते हैं कंप्लीट डेटा शीट, तो उसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप जरा देखिए कि ऊपर है क्या। निमोनिक यानी असेंबली में उसे क्या कहते हैं, असेंबली इंस्ट्रक्शन को निमोनिक्स कहते हैं। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड क्या क्या लेता है, डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल ऐड, RD RR, ठीक है जी, 2 ऑपरेंड्स लेता है। ऐड 2 रजिस्टर्स विदाउट कैरी, कैरी जनरेट नहीं करता। और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है, अब इसकी कन्वेंशन देखें। इसकी कन्वेंशन ये है कि RD प्लस RR और रिजल्ट जाके दोबारा RD में स्टोर हो गया। तो इसमें डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी
डिफाइन कि जो पहला जो रजिस्टर्ड होगा दैट इज द डेस्टिनेशन। तो हमने जब वहां पे लिखा था तो वहां पे हमने जरा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी, ठीक है जी। तो हमें 5 बिट फिर डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिए भी स्टोर करने पड़ते थे। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्योंकि स्टोर भी उसी रजिस्टर में होना है जो पहले लिखा। सो इसका मतलब आपको 5 बिट्स फिर बच जाती हैं और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ा सकते हैं। फ्लैग्स कौन कौन से अफेक्ट करता है? 0, ठीक है जी, कैरी, नेगेटिव, ओवरफ्लो, और एच कौन सा फ्लैग था जी? मेरे भी जेहन से निकल गया, एच फ्लैग कौन सा था स्टेटस रजिस्टर में? ओके, एच ये था जी, हाफ कैरी बीसीडी के लिए। नंबर ऑफ क्लॉक्स कितनी लगती है? 1, ठीक है जी। आगे देखिए एडीसी जो कैरी भी जनरेट करता है, यानी कैरी भी लेता है, इनपुट लेता है। कैरी जनरेट तो खैर सारे ही करते हैं, कैरी इनपुट भी कैरी लेता है, यानी इट टेक्स 3 सॉर्ट ऑफ, यानी अगर प्रीवियस कोई एडिशन हुई थी उसका कैरी फ्लैग में मौजूद है तो उसको भी साथ लो, आरडी और आरआर को साथ लो, रिजल्ट को आरडी में स्टोर कर अगेन सारे फ्लैग्स। सो अब आप अगर कैरी नहीं होगा तो इसका मतलब फिर हम ये एडी हो गया, फिर ये आईडी है। अगर ऐड बेस्ट ऑप्शन के लिए हमेशा एडी एडीसी यूज करें, हाँ तो आईडीसी यूज करें आप, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देयर माइट बी सिचुएशंस जहां पे के कैरी हो भी और आप उस कैरी को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्पेशली जब साइंड अरिथमेटिक्स आप करते हैं ना, जब टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है तो उसमें एक सिचुएशन में आपको वो कैरी डिस्कार्ड करना है, ठीक है। ओके, अब जरा अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो नीचे यू हैव मल्टीप्लाई, साइन अनसाइंड मल्टीप्लाई है और ये साइन मल्टीप्लाई है, और ये मल्टीप्लाई साइंड विद अनसाइंड है। और आप ये देखिए कि मल्टीप्लिकेशन वाले जितने हैं ये सारे 2 वाले, और ये 0 और कैरी फ्लैग इसको देना। ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, एंड, ठीक है जी, और एक्सक्लूसिव और क्लियर, ठीक है जी, टेस्ट फॉर 0 माइनस एटसेट्रा, जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, रिलेटिव जंप, ठीक है जी, इनडायरेक्ट जंप, एक्सटेंडेड इनडायरेक्ट जंप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमारा मकसद ऑब्वियसली ना तो हम असेंबली में प्रोग्राम करते हैं और ना हमने कभी ये सारी चीजें यूज करनी है, बट ये जब आप एडवांस लेवल के ऊपर प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं तो समटाइम्स ये कौन से फ्लैग्स को अफेक्ट कर रही हैं, कितने ब्लॉक्स में कंप्लीट हो रही हैं, ये सारी चीजें जो है ना दे बिकम इम्पोर्टेंट, और एटलीस्ट एक दफा जिंदगी में पता होना चाहिए। अब आई डोंट नो आपने अंडर ग्रेजुएट में माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट अगर पढ़ा हो तो वो इस तरीके से जो है ना वो डिटेल में पढ़ना चाहिए। हाँ नहीं, ऐसे ये है उस वक्त थोड़ा सा सीरियसनेस के फैक्टर होते हैं। ओके, सो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे नोट की है फॉर रेफरेंस, इसका और कोई ना आपने याद करनी है, जस्ट अंडरस्टैंड के यार क्या है। हाँ ये डेटा शीट से आई, डेटा शीट तो काफी बड़ी सी है, 80-90 सफ़े उसकी। सो ये देखिए कितनी इंस्ट्रक्शंस है इसकी। ओके, नाउ वेरी क्विकली वी विल गो ओवर कि अभी तक हमने जो है ना वो आर्किटेक्चरली देख लिया, लेकिन अभी तक हमने इसको प्रोग्राम नहीं किया। तो एक तो ये कि आप लोगों की जो है ना वो को मैं एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट छोटी सी जो है ना वो दे दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट में दूंगा जब मैं जीपीआईओ और टाइमर इंशाल्लाह पढ़ा लेता हूँ। फॉर नाउ आप सिर्फ ये देखिए कि जी ये एनवायरनमेंट क्या है, इस एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करके एक जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो आप अपने पास जरूर चला के देखें, ठीक है जी। है? नहीं मैं बताता हूँ, आर्डुइनो की अपनी एक आईडीई है, ठीक है जी। आर्डुइनो itself is a sort of programming language also, ठीक है। बेसिकली ये सी के ऊपर ही बेस्ड है, एक्चुअली एक्टमेगा या एवीआर के जितने माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ये सी में प्रोग्राम होते हैं, बट आर्डुइनो ने ये किया कि उसके ऊपर हाई लेवल फंक्शंस जो है ना वो आपको अवेलेबल कर दिए
ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी जो है ना वो आसान। So basically underneath you have C++ libraries and C++ reusable code, but आपका ये जो कोड है it looks like C, but ये exactly C के constructs नहीं है. For example, standard C में आपको loop का function कहीं नहीं मिलेगा, और तो वो include है। ठीक है, वहां पे for loops होती है, ठीक है, डिजिटल राइट का फंक्शन नहीं मिलेगा, डिले का फंक्शन नहीं मिलेगा। सिंटैक्स वही है लेकिन कमांड हाँ, कन्वेंशन वही फॉलो किए लेकिन फंक्शन इन्होंने अपने डिफाइन किए हुए डिपेंडेंट अपॉन दी आर्डुइनो, और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर भी कि कौन से बोर्ड को प्रोग्राम कर रहे हैं। ये चीज उसके बाद असेंबली में कन्वर्ट होती है और असेंबली से फिर जो है ना वो हैक्स में कन्वर्ट होती है, और ये मशीन कोड है जो कि एक्चुअली जो है ना वो मशीन में बर्न किया है। तो आर्डुइनो आईडीई आपने कहां से इंस्टॉल करनी है, ये आपको जो है ना वो यहाँ पे लिंक गिवन है arduino.cc/en/main/software। However, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे जाएंगे आर्डुइनो आईडीई लिखेंगे तो जो पहला लिंक निकलेगा उसको जो है ना इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, ये वैसे भी देखिए ये पिक्चर पुरानी है, ये विंडोज 8.1 और 10 की बात कर रहे हैं, अब तो विंडोज 12 की बात होना शुरू हो गई है। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इस वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड करें, अनजिप करें, arduino.exe रन कर, जब रन कर दें उसके बाद जो arduino बोर्ड आपने लिया है उसको यूएसबी के साथ कनेक्ट करें। ठीक है जी, अब आईडीई को जो है ना वो ओपन करें, उसका एक पोर्शन है जिसमें टूल ऑब्लिक पोर्ट है, वहां पे जो है ना वो जाके देखें कि आपकी पोर्ट जो है ना वो नंबर कौन सी है जो कि जो है ना वो इसके जो है ना वो आपके कंप्यूटर ने डिफाइन कर दी है इसके साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक जो है ना वो सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर लगा होता है, तो वो इस वजह से बैक में आप जाके डिवाइस मैनेजर में देखें तो आपको पता चलता है कि वो कौन सी बनी हुई है, बट इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्टली नजर आता है। उसके बाद एक बेसिक प्रोग्राम है जो कि एलईडी ब्लिंक करवाता है, लेट्स से एग्जांपल्स में इसके अंदर जो ना मौजूद है विच इज ब्लिंक, उसको जो ना वो कॉपी करें या ओपन कर लें और उसके बाद जो है वो, अच्छा ये जो प्रोग्राम इसका लिखा जाता है इसको स्केच कहते हैं, आर्डुइनो वाले इसको प्रोग्राम को स्केच कहते हैं। उस स्केच को वेरीफाई करें, कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद आप उसको जो है ना वो अपलोड कर दें फ्रॉम द सेम आईडी, आपको उस आईडी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद प्रोग्राम होगा वहीं से। ठीक है जी, और उसके बाद रिजल्ट ये होगा कि एलईडी जो है ना वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अच्छा, अब दिस इज हाउ एन आईडी लुक्स लाइक। इसके अंदर ऊपर एक मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे जो है ना वो टूल बार है, ये आपका स्केच है जहां पे आप अपना कोड लिखते हैं, यहाँ पे आपका जो है ना वो आपके एरर मैसेजेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका बोर्ड मॉडल और ये आपकी कौन सी कॉम पोर्ट यूज हो रही है वो लिखा होता है, ये कॉम पोर्ट, ये जो है ना वो बोर्ड। सो बोर्ड आप कहां से सिलेक्ट करते हैं, टूल्स में जाके यहाँ पे जितने बोर्ड्स को ये सपोर्ट करता है सारे बोर्ड जहाँ पे लिस्टेड हो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सीरियल पोर्ट यहाँ पे जिसके साथ ये जो है ना वो लिखा होता है, ये सिलेक्ट सीरियल पोर्ट करेक्टली। करेक्टली कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हो सकता है कि ज्यादा नंबर आ रहे हो, आपको हो सकता है डिवाइस मैनेजर में जाके अपने चेक करके आना पड़े क्योंकि वो आर्बिट्रेरी नंबर लगाता है, तो वो जो है डिवाइस मैनेजर से आप देख के आके यहाँ पे कर देंगे। देन जिस तरह मैं बता रहा था कि ये जो है सीरियल मॉनिटर का है, you can use this to issue commands to the board and read outputs from the board। ठीक है जी, तो ये आप जो है ना वो डिबगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कमांड्स देने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ये यानी कि जब उसके अंदर प्रोग्राम को रन हो रहा हो तो आपने कोई इनपुट देनी है तो आप यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद ये जरा बटन्स के देख लें, ये कोड को वेरीफाई करने के लिए एरर्स का, ये अपलोड करने के लिए, ठीक है जी, ये न्यू स्केच के लिए, ये पुराने स्केच को ओपन करने के लिए, ये स्केच को सेव करने के लिए, और ये सीरियल मॉनिटर के लिए कि जो सीरियल पोर्ट के थ्रू वो आर्डुइनो से इंटरेक्ट करके अगर उसको कोई डेटा देना है या अगर उसके ऊपर कोई डेटा आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप वो हाइपर टर्मिनल और जो ना वो आप कौन सा पटी शटी यूज करते हैं सीरियल पोर्ट के लिए, तो उसकी बजाय आप यहाँ पे देख लें। आर्डुइनो का कोड कैसे होता है, आर्डुइनो के स्केच में दो
मेथड जो है ना वो मस्ट होते हैं। एक सेटअप के अंदर आप इनिशियलाइज करते हैं पोर्ट्स को और वेरिएबल्स को, पिन के मोड्स को, लाइब्रेरीज को, ये आप हमको रेडी करते हैं। तो जैसे ही पावर आपकी ऑन होती है तो सबसे पहले ये सेटअप चलता है और ये आपके बोर्ड को रेडी कर देता है कि कौन सी पिन आउटपुट के तौर पे यूज होगी, कौन सी इनपुट होगी वगैरह। और लूप, जिस तरह अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर नॉर्मल प्रोग्राम किया हुआ है ना, तो नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप सी की इंस्ट्रक्शन लिखते थे while 1 का मतलब है कि ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ऑन, तो वो उसको बस एग्जीक्यूट करता जाता है। तो ये वो लूप है, ये while 1 का लूप है जो कि मुसलसल चलता रहेगा। जो इंस्ट्रक्शन जिसमें डालेंगे वो टॉप से शुरू करेगा, बॉटम तक जाएगा, फिर टॉप पे आएगा और एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर की मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है चीजें। हार्डवेयर में जो है ना वो आपने अगर काम करना है तो हार्डवेयर को में जो फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं, पिन मोड, ये डिफाइन करने के लिए है कि जी पिन जो है वो सॉफ्टवेयर वो इनपुट के तौर पे यूज होगी या आउटपुट के तौर पे यूज होगी। डिजिटल राइट, अगर आपकी पिन आउटपुट है तो उसके ऊपर मान लिया 0 राइट करने के लिए, और जो है ना वो डिजिटल रीड, अगर रीड मोड में है तो रीड करने के लिए, बट डिजिटल, एनालॉग नहीं। जो वो पिन जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए यूज होती है वो फिर एनालॉग रीड करती है, वहां पे कमांड एनालॉग रीड हो जाती है, पर पहले आपको उस पिन को डिफाइन करना पड़ता है कि ये एडीसी के लिए यूज होगी। डिले स्टैंडर्ड फंक्शन दे दिया है ताकि आप जो ना वो जितना मिली सेकेंड्स में डिले देना चाहते हैं वो दे सके। अच्छा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ये तो हमें पता ही, ये नॉर्मल सी में इफ एल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, सेटअप प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ पिन्स जो है ना वो सेट करते हैं। जब भी आपने काम करना है तो जो हर पेरिफेरल से रिलेटेड कुछ जो है ना वो होंगे रजिस्टर्स, उन रजिस्टर्स को अप्रोप्रिएटली सेट करते हैं ताकि आपका हार्डवेयर उस मोड में आ जाए जिस मोड में आप उसे काम लेना चाहते हैं। उसके बाद आपने जो ना वो जो उन पिन्स के ऊपर जो भी राइट करना है, रीड करना। अच्छा, दिस इज नॉट ट्रू फॉर डिजिटल पिन, फॉर एडीसी, फॉर यूआरट, फॉर पीडब्ल्यूएम, जो भी टाइप का पेरिफेरल है वो इसी तरीके से जो ना इन्हीं स्टेप्स में काम करेगा। पहले सेटअप होगा, उसके बाद यूज। अच्छा, अब बेसिक फंक्शन में ये जो ना वो पिन मोड के साथ थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। यूज टू कॉन्फ़िगर द स्पेसिफाइड पिन टू बिहेव आइदर एज इनपुट और आउटपुट, और इनपुट पुल अप को भी जरा देख लेते हैं। तो बेसिकली पिन मोड जो ना वो 3 तरह के डिफाइन किए जा सकते हैं, इनपुट, आउटपुट या पुल अप। ठीक है जी, ओके। सो पिन जिसके आपके पास कौन सी अवेलेबल है, पिन आपके पास अवेलेबल है 0 से लेके 13 तक जो ना वो अवेलेबल है, या A0 A5 जो ना वो अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये जो ना वो आपकी डिजिटल आयो वाली जो ना वो पिन। अच्छा, अब पिन मोड के फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या है, पिन नंबर बताते हैं कौन सा पिन नंबर और किस मकसद के लिए यूज करना है, आउटपुट या इनपुट, बताना है। ठीक है जी। तो ये 13 आपकी पिन ये वाली डिजिटल आईओ के लिए यूज हो सकती है, ये A0 से A5 तक ये 6 पिन आपकी यूज हो सकती हैं। ठीक है जी, हाँ, ये इनमें से कोई भी एनालॉग के लिए यूज नहीं हो सकती, डिजिटल के लिए ये सारी यूज हो सकती। ठीक है, तो 14 और 6 20 तो 20 पिन आती हैं। तो फॉर एग्जांपल पिन मोड 1 आउटपुट, इसका मतलब है कि पिन 1 को डिजिटल आउटपुट के तौर पर यूज करो। पिन मोड A3 इनपुट, सेटअप A3 फॉर डिजिटल इनपुट, या पिन मोड A3 आउटपुट, तो पिन A3 को डिजिटल आउटपुट के तौर पर। ठीक है, तो अगर A0 A5 को आप पिन मोड में जाके ना यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट दे आर टेकन एज एनालॉग इनपुट पिन्स, क्योंकि वो एडीसी भी 6 चैनल वाला एडीसी। अच्छा, अब इनपुट, आउटपुट और इनपुट पुल अप का क्या फर्क है। इनपुट में सिंपल जो ना वो एक इंटरनल रजिस्टर होता है जो कि पुल अप के लिए यूज होता है। पुल अप का कॉन्सेप्ट मैं भी डिस्कस करूंगा।
तो अगर आप सिंपल इनपुट लगाते हैं तो इट इज जैसे कि आर्डुइनो की पिन है, इसके साथ यहाँ पे 0 या ना वो 5 जो लगेगा तो उसको 0 या 1 ये कंसिडर करता है। आउटपुट है, आउटपुट में 0 या 5 वोल्ट देता रहेगा, 0 या 1 की आउटपुट जाती रहेगी। पुलअप का जो ना वो आप कब करते हैं कि अगर ये आपकी पिन जो है लेट्स से इनपुट या आउटपुट पिन किसी भी जो ना वो चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसकी जो ना ये फ्लोटिंग जो ना वो कंडीशन में आ जाती है। अब इसकी जो पिन जो है इसकी लॉजिक वैल्यू इज नॉट डिटर्मिनेट। नाउ क्या पता वो 0 हो, क्या पता स्टैटिक चार्ज या फॉर सम रीजन वो 1 हो। सो आपका सर्किट जो है अगर एरोनियसली कहीं पे उस पिन को रीड करता है तो हो सकता है कि वो गलत आपको आउटपुट दे दे। तो जब आप इसको इनपुट पुलअप के तौर पे यूज कर लेते हैं, ठीक है, आउटपुट पे तो मसला नहीं है लेकिन इनपुट पे मसला है। जब आप इसको पुलअप के तौर पे यूज कर लेते हैं तो एक्चुअली पिन इंटरनली इसके अंदर ये हो जाता है कि इंटरनली इसके साथ ये एक जनरल रेजिस्टर और यूं लग जाता है। आप यहां से जाके कनेक्ट करते हैं। अब ये काम इंटरनली हुआ है, समझे कि ऐसे कि जैसे यहाँ पे स्विच है कि जब आप इंटरनल पुल अप करते हैं तो वो ये स्विच को जोड़ देता है, अदरवाइज स्विच ओपन रखता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप गौर करें कि जिस टाइम के ऊपर यहां पे जो ना वो कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा, आपकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आ रही, ठीक है जी। सो ये जो है ये यहाँ पे डेफिनेटली 5 वोल्ट के ऊपर है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जब 5 वोल्ट के ऊपर है तो इंटरनल इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तो करंट ना इधर फ्लो कर सकता है ना इधर फ्लो कर सकता है। अगर एक रेजिस्टेंस के अंदर से करंट ना फ्लो कर सके या किसी भी कंपोनेंट के अंदर से, तो इसका मतलब क्या होता है? आइदर इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो यहाँ पे चूंकि ये ना वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो नहीं है, फाइनाइट है, तो यही हो सकता है कि यहाँ पे भी 5 वोल्ट अपीयर होता है। अगर इधर भी 5 हो इधर भी 5 हो तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा इस रेजिस्टेंस से। सो अब आपकी ये जो पिन है ये हर वक्त 5 वोल्ट के ऊपर जो है ना वो मौजूद है, ठीक है जी, 5 वोल्ट पे मौजूद है। डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है? आई। अब क्या हुआ कि सपोज अब आप खुद जो है ना वो इनपुट लगाते हैं, जब आप खुद इनपुट लगाते हैं यहां पे 0 तो करंट यहां से इधर फ्लो करता है, यहाँ पे 5 इधर 0, तो आपको लॉजिक 0 जो है ना वो इंटरनली आउटपुट मिल जाती है। बस 5 मिनट, ठीक। अच्छा, ये हो गया जी। अब अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दूं तो पहले भी जब ये पिन जो है ना वो के ऊपर 0 नहीं था तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था और यहाँ पे 5 ही फिर हुआ था, तो 5 और 5 डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आपकी पिन जो है वो पुल अप रजिस्टर लगाने की वजह से एक डेफिनेट लॉजिक वैल्यू के ऊपर जो है ना वो खड़ी हो जाती है, तो एरर का चांस जब आप इनपुट लेते हैं तो नहीं होता, ठीक है जी। दैट्स व्हाई इसको जो ना वो आप वो करते हैं। हाउएवर तो फिर इसमें जाहिर है कि श्योरिटी होती है कि जी डिफॉल्ट में आपकी वैल्यू पिन की 1 होगी और जो ना वो चेंज अगर कोई होगा तो 0 आएगा। ओके, डिजिटल राइट में आप फिर बताते हैं कि पिन और वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है कि 1 कर दो, लो है तो इसका मतलब 0 कर दो, ठीक है जी। रीड है तो रीड में सिर्फ आपने पिन से वैल्यू उठा। तो ये जो है ना वो ओवरऑल तरीका होता है कि प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद अपलोड होता है, अपलोड के बाद यहाँ पे जो है ना ट्रांसमिट रिसीव की एलईडी फ्लैश करती है, जिसका मतलब होता है कोई एक्टिविटी हो रही है, और फिर स्केच जो है ना वो काम करना शुरू करता है। अगर इसके मोर फंक्शंस आप देखना चाहते हैं तो आर्डुइनो की जो है ना वो एक बहुत बड़ा रेफरेंस है जिसपे मौजूद है, और 2-4 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ना बेशुमार इसकी आर्डुइनो के मतलब आर्डुइनो के ऊपर हेल्प का कोई इशू नहीं।
सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ना वो इसका जो ब्लिंक वाला प्रोग्राम है इसको खुद से जो है ना वो ट्राई करें। तो आप क्या करेंगे, इंस्टॉल के बाद जो है ना वो वेरीफाई, ठीक है जी, करें कि जी आपका इंस्टॉलेशन ठीक हो गया आर्डुइनो वगैरह की, बोर्ड कनेक्ट कर दें उसके साथ। बोर्ड कनेक्ट करने के बाद फिर आप ब्लिंक का प्रोग्राम लें, इसको जो है ना वो अपलोड कर दें टू बोर्ड एंड जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो उसको चेक कर दें। अभी हमारे पास बोर्ड है नहीं। बोर्ड जो है ना ये बाजार से मिल जाता है, कोई 1800-1900 रुपए का बोर्ड है। तो ये आपने लिया हुआ बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिया आप ले लेंगे, आप जो है ना वो मिलके भी काम कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर जी, जज़ाकल्लाह। कहाँ से